हाय गाइस, वेलकम टू पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। देखिए, इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ से ही शुरू होती है और जब तक आप रिटायर हो जाते हैं उस वक्त तक आपका पीछा करती रहती है। आप मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू फियर क्या चीज है। इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम एक छोटा पार्ट उसका आपको अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरव्यू फियर क्या है और इंटरव्यू फियर को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा हम आपसे ये शेयर करेंगे क्या इंटरव्यू के अंदर कैंडिडेट का इंटरव्यू पास करना ही इस बात की एश्योरेंस है कि उसको वो उस जॉब को ज्वाइन कर लेगा, या ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंटरव्यू के ऊपर, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू बेहतर हो जाता है, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता। अगर हम इसको बहुत इजी अंडरस्टैंड करना चाहें तो इंटरव्यू को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, इंटर एंड व्यू। सो इंटर इज वेरी क्लियर एंड व्यू इज आल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड, दोनों बिल्कुल क्लियर है। तो इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से ज्यादा लोग आपस में एक्सचेंज ऑफ व्यूज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ थॉट करते हैं, और वो थॉट्स अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर आपस में मिल जाती हैं, कंपेटेबल हो जाती हैं, एक दूसरे के लिए जो है वो बेहतर हो जाती हैं, और तो उससे जो है उनके दरमियान में एक रिश्ता कायम होता है, जिसको हम रिश्ते को कहते हैं कि कारपोरेट या कंपनी और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए इंटरव्यू से पास होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू स्ट्रेस क्या चीज है? देखिए, इंटरव्यू स्ट्रेस को अगर हम लें तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब आपको इंटरव्यू लेटर मिलता है तो अमूमन लोग इंटरव्यू स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस में क्यों चले जाते हैं? कि उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती। देखिए, स्ट्रेस हमेशा उस वक्त ही होता है जब आप एक एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, कुछ बहुत खुश होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डिप्रेस होते हैं। तो जो डिप्रेस होते हैं ये वो लोग होते हैं ज्यादातर कि जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती एग्जाम की, और जिनकी नॉर्मल जो है आपके रेस्पॉन्सेज होते हैं, ये वो कैंडिडेट होते हैं जिनकी नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और नॉर्मल प्रिपरेशन होती है। लेकिन कुछ कैंडिडेट बहुत एक्साइटेड होते हैं, इसका मतलब उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, उनका एक्साइटमेंट है, लेवल ये है कि वो चाहते हैं कि वो किसी तरीके से जल्द अज जल्द इंटरव्यूअर के पास मुलाकात के लिए चले जाएं और अपने पोटेंशियल को और अपनी प्रिपरेशन से उसको इंप्रेस कर सकें। तो इस तरीके से हर तरीके के कैंडिडेट्स आपको मिलते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करें। इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, आप मेरी साइट के ऊपर आकर इंटरव्यू प्रिपरेशन के उसमें देख सकते हैं, वहां से आपको बेहतर गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन एक शॉर्ट आउटलाइन अगर मैं देना चाहूं तो वो मैं सिर्फ आपको ये दूंगा कि आप एडवर्टीजमेंट को देखें, जिस एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया था उस एडवर्टीज के अंदर इंटरव्यूअर ने जो आपसे जो चीजें मांगी हैं किसी एक कैंडिडेट के लिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि एक कैंडिडेट में वो क्या क्या चीजें देखना चाहता है, उस सिनेरियो में रखते हुए ही आपने अपना सीवी बिल्ड करें और उस सिनेरियो के अंदर ही अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस और आंसर को डेवलप करें, क्योंकि वो उन्हीं चीजों के बारे में जानना चाहेगा जो उसने लिखी है, ताकि वो ये देख सके कि आप कंपनी के लिए कितने प्रोडक्टिव होंगे आप हायर होने के बाद। तो इसलिए प्रिपरेशन के लिए सिर्फ ये आपको मैं 2 से 3 एक आउटलाइन दे रहा हूं, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरी इंटरव्यू वीडियो को जरूर देखें मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। क्या इंटरव्यू में जॉब हासिल करने के लिए जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगी कि जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंचना है। सपोज कर लें कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, लेकिन उसके बावजूद जब आप उसकी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी स्ट्रक्चर और बाकी तमाम चीजें देखते हैं तो वो चीजें आपको इतना फैसिनेट नहीं करती। इस वजह से आप अपने लेवल के ऊपर डिक्लाइन करते हैं। तो ये राइट कैंडिडेट के पास भी होता है कि वो किसी एक इनएप्रोप्रिएट ऑफर को डिक्लाइन कर दे, और कंपनी के पास भी होता है कि किसी एक इनएप्रोप्रिएट कैंडिडेट को डिक्लाइन कर दे। तो डिक्लाइन करने के राइट्स दोनों के पास होते हैं। तो इंटरव्यू अच्छा हो गया, लेकिन बाद में आपने खुद ही उसको
रिग्रेट भी कर दिया कि ये पॉलिसीज या ये जो आपकी जो पर्स हैं ये मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, या आपकी कंपनीज की जो ग्रोथ है या बाकी तमाम फैक्टर जो मैंने देखे वो मुझे फिट नहीं लगते, मैं नहीं समझता कि मैं वहां फिट हूं, या आपका जो कल्चर है या आपकी जो पॉलिसी है इसमें मैं फिट हूं। ये आपको उसी वक्त पता चलेगा कि जब आप इंटरव्यू में चले जाएंगे और एट द एंड इंटरव्यूअर आपसे कहेगा डू यू हैव एनी क्वेश्चन। सो उस वक्त आप इस तरीके के क्वेश्चंस करके उन चीजों को फर्दर एलोबरेट करवा सकते हैं जो कि आपको क्लियर नहीं है, ताकि आप एक बेहतर डिसीजन कर सकें, बजाय इससे कि आप डिसीजन कर लें और डिसीजन करने के बाद आप जो है वो चले जाए किसी एक कंपनी में और फिर 4-6 महीने के बाद वहां से डिस्टर्ब होकर आप वहां से मूव करें, तो आप उस चीज को पहले क्लियर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में कामयाबी के लिए दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट के पॉइंट्स के ऊपर जमा होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कंपनी सिलेक्ट करे, इंटरव्यूअर के पास भी होता है कि वो उस कंपनी को सिलेक्ट करता है एट द एंड या नहीं, राइट। सो इससे निकालें, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस ये जरूर मिलेगा, जो आपके अंदर फियर होता है कि अगर मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आपके सिलेक्शन की बात नहीं है, बात ये कि कंपनी का सिलेक्शन भी आपके मेयार के मुताबिक होना चाहिए, ताकि आप जो है वहां पे कंफर्टेबल हो सके। इंटरव्यू जो है बेसिकली अगर आप देखें तो एक सेलिंग प्रोसेस है, सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस है। इसमें जो बायर है वो ऑर्गेनाइजेशन है और जो सेलर है वो कैंडिडेट है। कैंडिडेट अपने आप को एज ए ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, और जो बायर है उसने अपना क्राइटेरिया जो है डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे इस तरीके का ब्रांड मार्केट में चाहिए। सो इंटरव्यू इज बेसिकली सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस, और सेलिंग और बाइंग प्रोसेस में यही होता है कि जो सेलर होता है और जो है वो ये बताता है कि मुझे इस तरीके की चीज जो है वो बाय करनी है, जो कि वो अपने एडवर्टीजमेंट में दे चुका होता है। अब कैंडिडेट कितने बेहतर तरीके से अपने आप को एज ए ब्रांड प्रेजेंट करता है कि मैं आपकी तमाम उन चीजों को या मैक्सिमम उन चीजों को जो है बहुत पॉजिटिवली और इफेक्टिवली जो है मैं मैच करता हूं, जो कि आपने अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर जो है वो मांगी है। अगर वो इस चीज में कामयाब हो जाता है अपने पोटेंशियल को बायर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करने में एज ए बेस्ट कैंडिडेट, तो वही कैंडिडेट जो है वो उस कंपनी के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए सिलेक्ट हो जाता है। तो इस सेलिंग एंड बाइंग प्रोसेस, तो इसमें आपको स्ट्रेस में नहीं आना। इट्स नॉट स्ट्रेस जॉब, इट्स अ वेरी क्लियर के आपको चीजें लिखी हुई हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर, आपने अपने आप को मैच करना है। फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए गुड इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन करें। अच्छा, मैंने आपसे प्रिपरेशन की बात इससे पहले भी की, और मैं प्रिपरेशन पे इसलिए जोर देता हूं कि गुड प्रिपरेशन इज अ साइन ऑफ सक्सेस एंड ए साइन ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन अचीव दैट टास्क। सो बहुत जरूरी है। इसमें 3-4 फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करूंगा आपके साथ, एंड दैट विल बी दी आई ओपनिंग। आज तक आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि इंटरव्यू जो है उसका सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो टाइम स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू के अंदर अनलिमिटेड आपके पास टाइम है और आप जो है उसके ऊपर जो है वो अनलिमिटेड एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बात करें। दिस इज कॉल्ड द पुअर कम्युनिकेशन। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आपको हर क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है वो जवाब देना होता है। यूजुअली इंटरव्यू टाइम जो है वो 30 to 40 मिनट्स का होता है। इस दरमियान में इंटरव्यूअर अपने जो है क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो उसको अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स पे उसकी क्लैरिटी नहीं होती, तो वो उस कैंडिडेट के साथ कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाता है ताकि वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सके उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि अनक्लियर है। तो ये इंटरव्यू आपका 50 मिनट पे भी जा सकता है। सो अब आप ये जहन में रखें कि आपका इंटरव्यू 50 मिनट्स के अंदर 3 से 4 स्टेजेस से गुजरेगा, और उस तमाम स्टेजेस से क्वेश्चंस को जो है वो आपने जो है वो आंसर करना है और टाइमली आंसर करना है। होता ये है कि जब आप इंटरव्यू वीडियोस देखें तो इंटरव्यू वीडियो में अगर एक ही क्वेश्चन है, सपोज करने अगर मैं ये कहता हूं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि यूजुअली पहला क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के अंदर, ताकि इंटरव्यूअर को जो है वो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल करके उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो इसके ऊपर आप देखें कि 10-10 मिनट के एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो दें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, योरसेल्फ के अंदर ये भी बताएं, ये भी बताएं, ये भी बताएं, ये भी बताएं। होगा ये कि अगर आपने उसको फॉलो किया और अगर आपने अपने कॉमन सेंसेस को यूज नहीं किया तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के ऊपर ही आप 20 मिनट बात करेंगे। और होगा ये कि दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के बाद आपका जो है वो
टाइम खत्म हो जाएगा यूजुअली। और अगर आप इसमें कहीं पर बहुत ज्यादा हाईली इंस्पायरिंग नहीं हुए तो हो सकता है कि वो इंटरव्यूअर आपको आगे टाइम न दे, क्योंकि बाकी एरा के अंदर एसेस करने के लिए वो आपके सीवी से देख के एक कंक्लूजन ड्राइव कर ले और उस कंक्लूजन के ऊपर आपकी मार्किंग कर दे और आपको आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें जहां आपने अपने आप को प्रूव करना था, राइट। तो आप हर क्वेश्चन के अंदर जो है एक टाइम सिलेक्ट करें, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ मस्ट बी 2 to 3 मिनट एंड दैट्स ऑल। आप ये देखें कि आपने 2 से 3 मिनट के अंदर टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपनी 25-30 साल की जिंदगी को कैसे समअप करना है। तो इसके समअप करने के लिए एक सिंपल आपको गाइडलाइन है, सिंपल डायरेक्शन है आपके लिए। और सिंपल डायरेक्शन क्या है? सिंपल डायरेक्शन ये है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ के ऊपर आप सिर्फ 2 चीजें बताएंगे। नंबर 1 इज योर क्वालिफिकेशन, योर नेम, आफ्टर योर नेम, राइट, एंड क्वालिफिकेशन आप बताएंगे कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन अगर रेलेवेंट है तो ठीक है, तो आप उसको, और अगर किसी अच्छे कॉलेज से तो आप उसका नाम बताएंगे एंड दैट्स ऑल। इसके अंदर बाकी उसमें नहीं जाएंगे। अगर इंटरव्यूअर ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो आपसे पूछ लेगा, अदरवाइज वो आपसे नहीं पूछेगा, आप आगे बढ़िए। अब क्वालिफिकेशन इंटरव्यूअर के काम की चीज थी, क्योंकि उसको ये देखना था कि रेलेवेंसी के अंदर क्वालिफिकेशन है तो इसका मतलब थ्योरेटिकली ये कैंडिडेट स्ट्रांग है। अब दूसरी चीज जो उसको चाहिए वो ये चाहिए कि आप प्रोफेशनली कितने स्ट्रांग हैं। अगर आपको किसी प्रीवियस कंपनी जॉब का एक्सपीरियंस है तो वहां पर आपकी क्या अचीवमेंट है, ऐसी अचीवमेंट जो उस कंपनी से रिलेट करते हैं। देखिए बहुत सारी अचीवमेंट होंगी, हो सकता है कि आपने उन एराज के अंदर पिछली कंपनी में 10-12 अचीवमेंट की हूं कि जो एरा इस कंपनी के अंदर जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप वो 12 की 12 अचीवमेंट बताते हैं तो वो इनके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन अगर आपकी 1 या 2 अचीवमेंट भी ऐसी हैं जो कि रेलेवेंसी में है तो आप बाकी तमाम अचीवमेंट को छोड़ दें, सिर्फ वो 1 या 2 आपकी जो अचीवमेंट जो रेलेवेंसी में है वो बताएं। क्योंकि आपने साबित ये नहीं करना कि आप में कितना पोटेंशियल है, आपने साबित ये करना है कि आप कंपनी के लिए कितना पोटेंशियल रखते हैं और कितनी वैल्यूज को आप ऐड करेंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप फिल्टर कर दे जाएं अपनी तमाम कैपेबिलिटीज को इंटरव्यूअर जो है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और बाकी तमाम चीजों को फिल्टर कर दें। इससे आप बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप अपने इंटरव्यू को आगे लेके जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज ए कम्युनिकेशन। आप एक बेहतरीन इंप्रेशन जो है अपने इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ेंगे कि ये कैंडिडेट एक तो बहुत इंटेलिजेंट है और ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट, कि ये मुझसे अननेसेसरी बात नहीं कर रहा, मेरे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, मेरे काम की बात कर रहा है। दैट विल लीव अ गुड इंप्रेशन। दूसरा एरा जो वो एलोबरेट करेगा वो लाजमी सी बात है आपके बारे में जानना चाहेगा, आपकी कंपनी के बारे में। तो उस सेकंड फेज के अंदर भी इंटरव्यू में वो बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा। वो आपसे पूछ सकता है व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, इस जॉब में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, इस रोल में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और या ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप कंपनी के लिए क्या वैल्यूज जो है वो अपने साथ लेकर आएंगे जिससे कंपनी को फायदा हो, या आपसे पूछ सकते हैं आप बाकी कैंडिडेट से क्यों बेहतर हैं। इन तमाम क्वेश्चंस का कोर एक ही प्रिपरेशन है कि आप किस तरह बेहतर हैं, जो कि आपने एक पार्ट अपना बताया था। अब दूसरा पार्ट, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप अपनी अचीवमेंट से बताएंगे कि मेरी प्रीवियस कंपनी में ये अचीवमेंट है, ठीक है, इतनी अचीवमेंट्स मेरी इस तरीके से आई है, और इन अचीवमेंट के ग्राउंड्स के ऊपर क्योंकि ये अचीवमेंट रेलेवेंट है, आपको इसी तरीके का पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, तो मैं ये समझता हूं कि मैं एक अच्छी वैल्यू, और आप उसको एलोबरेट कर सकते हैं कि अगर आप सेल्स की बात करें तो आप कहें कि जी मैं 25%, 30% जो भी है मैं ग्रोथ को जो है वो आपको दे सकता हूं। अगर आप सेल्स के अंदर हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं आपको न्यू कस्टमर दे सकता हूं। अगर आप एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर हैं तो आप अपनी मीडिया कैंपेन को जो है वो हाईलाइट करके उनको बता सकते हैं कि कितना इफेक्टिवली आप मीडिया कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो उन चीजों को आप हाईलाइट करें जो आपने प्रीवियस कंपनी में सक्सेसफुली की हैं, और उसी के ऊपर आप उनको शेयर अप करें। और ये भी बहुत ज्यादा नंबर आप उसमें ना लेके जाएं, टॉप की 2 अचीवमेंट जो है वो आप उससे शेयर कर लें। अब क्या होगा कि इंटरव्यूअर आपसे इसी अचीवमेंट के बारे में अगले क्वेश्चंस करेगा। अगले क्वेश्चंस क्यों करेगा? वो ये जानना चाहेगा कि ये अचीवमेंट कोई स्टोरी है या ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट है तो जब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा और आपकी स्ट्रैटेजी में जो है वो जाने की कोशिश करेगा, तो वहां से आप जो है जब उसको अपना रिप्लाई देंगे कि इस तरीके से इन ग्राउंड्स के ऊपर इस तरीके से आपने उसकी प्रिपरेशन करके जो है आपने ये सक्सेस हासिल करी है, इससे इंटरव्यूअर कॉन्फिडेंस लेगा कि आपने वाकई ये अचीवमेंट आपकी प्रैक्टिकल अचीवमेंट है, ठीक है। तो आप सेकंड एरा में आ गए।
थर्ड एरा में आप चले जाएंगे तो वहां पे वो आपके जो है बिहेवियरल टेस्ट के ऊपर बात करेगा और बिहेवियरल क्वेश्चंस करेगा, लाजमी बात है। वहां पर भी एक या दो क्वेश्चन अगर इनिशियली जो वो कर रहा है, अगर आपने उसको प्रॉपरली टेकल कर लिया, उसको लेंदी लेके नहीं जाए। देखिए बिहेवियरल कोशिश के जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें कोशिश करें कि आपने किसी भी क्वेश्चन को लेंदी लेके नहीं जाना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। क्योंकि जब आप किसी चीज को अननेसेसरी जो है वो लेंदी करेंगे तो उससे मजीद क्वेश्चन निकलेंगे, और जब मजीद क्वेश्चन निकलेंगे तो उससे एक तो कम्युनिकेशन लेंदी होगी, दूसरा हो सकता है कि आप भी उसके अंदर फिर प्रेशर में आना शुरू हो। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन एक लिमिट तक होगी। तो प्रॉपर और टारगेटेड जवाब दें। इसी तरह बिहेवियरल क्वेश्चन जो है वो भी आप देखेंगे, आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरीके से बिहेवियरल क्वेश्चंस के ऊपर जो इंटरव्यूअर आपसे बात कर सकता है। तो वहां पर भी एक या दो क्वेश्चन को आप प्रॉपरली देखे जाएं। इसके बाद वो आ जाएगा आपके पास सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर और आपको ऑफर करेगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका इंटरव्यू जो है 40 मिनट में, 50 मिनट में हो जाएगा। और अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है और इंटरव्यूअर ने खुद अपना टाइम बढ़ाया है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो यकीनन वो आपको कंपनसेट करेगा और आप अपने टाइम लिमिट के अंदर अपना पूरा पोटेंशियल डिस्कस कर लेंगे। आपका पूरा पोटेंशियल आपके 4 डिफरेंट स्टेजेस जो मैंने बताया इनके अंदर, तो चारों स्टेजेस आपने डिस्कस कर ली होंगी। तो इस तरीके से जो है आपका बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन उसके ऊपर जाएगा। तो ये आपको कोई नहीं बताता कि इंटरव्यू टाइम रिलेटेड होता है, ये सिर्फ क्लिनिकल स्किल आज आपको बता रही है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है नंबर ऑफ आंसर्स पर नहीं है कि आपने 10 आंसर दे दिए, टाइम पर नहीं है कि आपने 10 मिनट तक एक टॉपिक पे बोल दिया। आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो परफेक्शन के ऊपर है कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपने आप को परफेक्ट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अपनी सीवी में अपनी जॉब समरी लिखते हैं कि आप इतने बड़े एक्सपीरियंस को 4 लाइंस के अंदर लाके पूरा बता देते हैं इंटरव्यूअर के मैं ये हूं। So the same technique should be applied in the interview when you are in a interview room, right? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इंटरव्यू आपने बहुत अच्छा किया, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए आपने तमाम क्वेश्चन का जवाब भी दिया। इसके बावजूद भी आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो सके। तो मैं इसमें आपको कोई 2 ऐसे मेजर एरा बताता हूं जहां पर आपकी तवज्जो नहीं होती और जिसकी वजह से आप तमाम तर सवालात और थ्योरेटिकली अपने आप को प्रूव करने के बावजूद भी एक इंटरव्यू फेलियर की तरफ चले जाते हैं। ये 2 चीजें कौन सी? नंबर 1, हैंडशेक और पुअर गेस्चर। जब आप इंटरव्यू में अपेयर होते हैं और आपको कॉल किया जाता है तो इंटरव्यूअर आपको हैंडशेक ऑफर करता है, तो आप एक कैजुअल तरीके से अगर उससे हाथ मिलाते हैं और उसको वार्मली रिस्पॉन्स नहीं करते, फर्म हैंडशेक नहीं करते उसके साथ, जिससे उसको ये अंदाजा हो कि आप बहुत कहना चाहिए कि पॉजिटिव हैं, बहुत वार्म हैं और बहुत एक्साइटेड हैं इस इंटरव्यू के लिए, जब तक आप अपना ये इंप्रेशन हैंडशेक में नहीं देते उस वक्त तक आपका पहला इंप्रेशन जो है वो एक पॉजिटिव नहीं जाता जो है इंटरव्यूअर के ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने बहुत डल हाथ मिलाया तो फिर बहुत डल पर्सनालिटी है, अगर आपने बहुत कैजुअल तरीके से हाथ मिलाया तो फिर ये बहुत कैजुअल किस्म का बंदा है, ये तो इसमें कोई एग्रेशन कोई पॉजिटिविटी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, तो शेक हैंड पहला गेस्चर होता है जो आप इंटरव्यू में देते हैं। और याद रखिए इंटरव्यूअर आपको पहले 7 सेकंड्स के अंदर 7 to 10 सेकंड्स ऐसे होते हैं जिसमें इंटरव्यू आपका पहला इमेज बनाता है, फर्स्ट इमेज। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इमेज जो है आपका बन रहा होता है, उसमें पहला एक्शन जो होता है वो आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपका बॉडी गेस्चर जिसमें आप स्माइल कर रहे होते हैं, और जब वो आपको ऑफर करता है हैंडशेक तो आप एक फर्म हैंडशेक करते हैं। सो ये जो 7-8 सेकंड है, 10 सेकंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एक इमेज बना लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अब आपका टेस्ट शुरू होता है क्वेश्चंस के साथ, वो होता है आपका आई कांटेक्ट। समटाइम एक सिंगल इंटरव्यूअर होता है, आप उससे 1 to 1 आई कांटेक्ट रखते हैं। समटाइम आपके साथ 2 से 3 इंटरव्यू के लोग बैठे होते हैं। और टॉप मैनेजमेंट की जब इंटरव्यू हो रहे होते हैं तो आपको पता है उसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हुए होते हैं जो कि आपकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को जो है वो मार्क कर रहे होते हैं, और आप जो इंटरव्यू के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसमें आपके थॉट प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये 2 चीजें आपके अंदर ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस चलती हैं बड़े रैंक के जो इंटरव्यू होते हैं उनके अंदर। लेकिन जो मिडिल मैनेजमेंट तक के इंटरव्यूज होते हैं उनके अंदर यूजुअली ऐसा होता है कि आपकी आई कांटेक्ट को मॉनिटर किया जाता है कि आप अपने इंटरव्यूअर जो हैं उनके साथ आई कांटेक्ट रखते हैं या नहीं।
क्योंकि आई कांटेक्ट को ड्रॉप करना आपके ये शो करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। आई कांटेक्ट को ना मिलाना, अवॉइड करना, इस बात को जाहिर करता है कि आप कोई चीज को हाइड कर रहे हैं। आई कांटेक्ट को ना मिलाना इंटरव्यू के दरमियान ऐसा लगता है कि आप किसी चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये तमाम नेगेटिव साइंस जो हैं, जब आपका आई कांटेक्ट नहीं होता तो उसके साथ ही जो है इस तरीके की जो रीडिंग्स हैं वो इंटरव्यूअर लेता है, वो आपकी मार्क करते हैं, जो आपके लिए नेगेटिव होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसको चलते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर। थर्ड स्टेज के ऊपर क्या देखता है इंटरव्यूअर जो आपके दरमियान में, कि आप कहीं नर्वसनेस का तो शिकार नहीं हो रहे हैं। उसने कोई सवाल पूछा, आप नर्वस हो रहे हैं, सवाल कुछ पूछा, जवाब कुछ दिया, या आप बहुत तेजी से जो है बहुत तेज बात करके चीजों को जो है इस तरीके से कम्युनिकेशन वो करना चाह रहे हैं कि वो सामने का जो इंटरव्यूअर है वो उसको 100% पिक ना कर सके, और ये भी जो है बात जाहिर हो जाए कि आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन का जवाब दिया और साथ में उस जवाब के अंदर जो लूप होल है वो भी इंटरव्यूअर को पता ना चल सके। तो इंटरव्यूअर इन चीजों को भी ऑब्जर्व करता है कि आपके रेस्पॉन्सेस किस तरह आ रहे हैं। तीसरा, अगर आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है तो लाजमी सी बात है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि आपके तमाम तर सवालात के जवाबात के बावजूद भी इंटरव्यूअर समझता है कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कोई शख्स भी किसी इंसान को अपने पास एम्प्लॉयमेंट के लिए हायर नहीं करेगा। तो इसलिए ये एक नर्वसनेस जो है वो आपके लिए जो है इंटरव्यू से आपके ड्रॉप करने का रीजन भी बन जाती है। इसके अलावा आप या तो इंटरव्यूअर से बात करें, आप बहुत ज्यादा स्टिफ होकर बैठ गए, ऐसे स्ट्रेस में आपकी बॉडी, आपकी शोल्डर्स स्ट्रेस में, आपका फेस रीडिंग जो स्ट्रेस में, उस पर कोई स्माइल नहीं है, लग रहा है कि जैसे आप जो है वो परेशान हैं और इस सिचुएशन के अंदर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ चले गए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए बोलने के अंदर, तो ये चीज भी जाहिर करती है कि आप अपनी सॉफ्टनेस से जो है किसी को इंप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सॉफ्टनेस अननेसेसरी है। क्योंकि एक प्रोफेशनल इंसान वो होता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टनेस एंड स्टिफनेस का, उन दोनों इमोशंस को यूज करता है, और जब बात करता है तो क्लैरिटी में करता है और कॉन्फिडेंस के साथ करता है, और जब एक्शन करता है तो सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों एक्शन लेता है। तो अगर आप अपने आप को नेचुरल शो नहीं करेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर भी जो है लाजमी बात है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और उस नेगेटिव मार्किंग से आप जो है वो ड्रॉप हो सकते हैं इंटरव्यू लिस्ट से। अगर आप जो है इन चीजों को अवॉइड करते हैं तो आप यकीनन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, और आपके ये जो बॉडी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस था और आप तमाम चीजों को साथ लेकर चल रहे थे, तो यकीनन आपको एक अच्छे कंपटीशन में आप चले जाएंगे और आपके हायरिंग के चांसेस जो है। बट आज की हमारी इस काविश को एक्नॉलेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंच सके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।